वेलकम फ्रेंड्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का इम्पोर्टेंट प्रश्न। पहला प्रश्न है, उस पौधे का नाम बताइए जिस पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। तो उस पौधे का नाम था मटर का पौधा और इसको साइंटिफिक नेम है पाइसम सटाइवम। विभिन्नताओं का परिभाषा दीजिए। जीवों तथा उनकी संतति में असमानता ही विभिन्नताएं वेरिएशंस हैं। अगला है, जीन की परिभाषा दो। डीएनए की एक छोटा खंड होता है जीन, जो एक आनुवंशिक इकाई का कार्य करता है, यानी माता पिता के लक्षणों को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में ले जाने का काम जीन करता है, जो एक डीएनए की इकाई है, खंड है। मनुष्य के किसी एक अवशेषी अंग का नाम लिखिए। इससे क्या सिद्ध होता है? मनुष्य का एक अवशेषी अंग कृमि रूप परिशेषिका है। इससे सिद्ध होता है कि मनुष्य के पूर्वज शाकाहारी थे, जो सेल्यूलोज को पचा सकते थे। ठीक है। आनुवंशिकता का क्या अर्थ है? माता पिता से संतान में माता पिता और पूर्वजों के लक्षणों के पहुंचने को आनुवंशिकता कहते हैं, हेरेडिटी। आर्कियोप्टेरिक्स किन किन वर्गों के बीच की संयोजी कड़ी है? तो आर्कियोप्टेरिक्स पक्षी और सरीसृप वर्गों के बीच की एक संयोजक कड़ी है, जिससे पता चलता है कि पक्षी और सरीसृप दोनों का विकास एक ही पूर्वज से हुआ है। जीवाश्म किसे कहते हैं? प्राचीन कालीन जीवधारियों के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। ये चट्टानों में पाई जाती हैं या प्राप्त होती हैं। समजात अंग की परिभाषा दीजिए। ऐसे अंग जो बाह्य संरचना और कार्य में भिन्न भिन्न होते हैं, परंतु उत्पत्ति और मूल रचना में समान होते हैं, उन्हें समजात अंग कहते हैं। जैसे पक्षी के हाथ, छिपकली के हाथ, मेंढक के हाथ, मनुष्य के हाथ। समरूप अंगों की परिभाषा दीजिए। समरूप अंग विभिन्न वर्गों के जीवों में पाए जाने वाले वे अंग हैं जो समान कार्य करते हैं, लेकिन संरचना और विकास की दृष्टि से भिन्न हैं। जैसे चमगादड़ के पंख और पक्षी के पंख, दोनों के कार्य समान है लेकिन संरचना अलग अलग है। ठीक है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है एकदम। ये सब प्रश्न जो है आपको याद करने हैं, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते हैं। एक संकरण की F2 पीढ़ी में भिन्न विशेषकों वाली संततियां 3:1 के अनुपात में उत्पन्न होती हैं। बताइए कि यह संकरण एकल संकर संकरण है अथवा द्विसंकर संकरण। इस प्रकार के संकरण का एक उदाहरण दीजिए। तो यह एक एकल संकरण है। जब F1 पीढ़ी के ऊंचे मटर के लंबे पौधों का एक दूसरे के साथ संकरण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में ऊंचे मटर के पौधे और बौने मटर के पौधे 3:1 के अनुपात में होते हैं, यानी इसके अंदर एक गुणों का संकरण हुआ था। अगला है, लाल बालों के लिए जीन काले बालों के लिए जीन के प्रति अप्रभावी होता है। व्यक्ति के बालों का रंग क्या होगा यदि वह अपनी माता से लाल बालों के जीन और अपने पिता से काले बालों के जीन को वंशानुगत करता है? तो काले वाले बालों के प्रभावी लक्षण है, तो उसकी पीढ़ियों में भी काले ही रंग होंगे, तो अतः पीढ़ी का काला रंग होगा। ठीक है, बालों का। रुधिर वर्ग O वाला एक पुरुष रुधिर वर्ग B वाली एक महिला के साथ विवाह करता है और उनके एक पुत्री होती है, तो पुत्री का रुधिर वर्ग क्या है? रुधिर वर्ग O अथवा रुधिर वर्ग B वाली पुत्री की बराबर संभावना है। ठीक है, तो दोनों के होने की बराबर संभावना है। एक प्राणी का नाम बताइए जिसमें व्यष्टियां लिंग परिवर्तन कर सकती हैं, और यह क्या सूचित करता है? तो घोंघे यानी स्नेल लिंग परिवर्तन कर सकते हैं। यह सूचित करता है कि घोंघे में आनुवंशिक रूप से लिंग निर्धारण नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेंढक और पक्षी के और मनुष्य के अग्रपाद हड्डियों की समान आधारित संरचना दर्शाते हैं। ऐसे अंगों को क्या नाम दिया जाता है? समजात अंग, होमोलोगस ऑर्गन कहते हैं। दो जीवों के नाम बताइए जो अब विलुप्त हैं और उनके जीवाश्मों से अध्ययन किया जाता है। तो डायनासोर और एमोनाइट। ठीक है। एक लक्षण बताइए जो दर्शाता है कि पक्षी डायनासोर से अत्यधिक घनिष्ठता से संबंधित हैं। पक्षियों पर पंखों की उपस्थिति हमें बताती है कि पक्षी डायनासोर से अत्यधिक घनिष्ठता से संबंधित हैं, क्योंकि डायनासोर पंखों वाले सरीसृप थे, यानी उनके पंख थे। डीएनए अणु किस प्रकार के संरचना होती है? डीएनए द्विकुंडलित संरचना होती है, याद रखना है। जैव विकास की आधुनिक धारणा क्या है?
जैव विकास की आधुनिक धारणा के अनुसार जीवों में आनुवंशिकता, विभिन्नता तथा प्राकृतिक वर्ण तीनों की अभिक्रिया से नई जाति का निर्माण होता है। यानी प्राकृतिक वर्ण भी होना चाहिए, विभिन्नता होनी चाहिए और आनुवंशिकता भी होनी चाहिए, तो उसे कहेंगे जैव विकास। जैव विकास के संदर्भ में आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म क्या संकेत प्रदान करता है? आर्कियोप्टेरिक्स नामक वंश के जीव दिखाते हैं कि पक्षियों की भांति हैं, मतलब दिखते तो पक्षियों की भांति हैं, पर उनमें अनेक ऐसे लक्षण हैं जो सरीसृपों में पाए जाते हैं। इस अवलोकन से पक्षियों का सरीसृप से विकसित होने का आभास होता है। यानी पक्षियों का विकास सरीसृप से होता है, इस बात का प्रमाण आर्कियोप्टेरिक्स नामक जीवाश्म ने किया है। क्या एक तितली और चमगादड़ के पंखों में को समजात अंग कहा जा सकता है और क्यों? तितली के पंख तथा चमगादड़ के पंख कार्य में समान है, परंतु उत्पत्ति में भिन्न है, अतः ये समजात अंग नहीं है, इनको समरूप अंग कहते हैं। विकास के आधार पर मानव हाथ और पक्षी के पंख में समजातता का क्या अभिप्राय है? तो यहाँ से पढ़ेंगे कि मानव हाथ और पक्षियों के पंख के बीच समाजतता यानी होमोलॉगी मौलिक समानता को दर्शाता है और यह एक ही पूर्वज के साथ संबंध भी दिखाता है, अर्थात इनकी उत्पत्ति एक समान होती है। मानव का कौन सा अवशेषी अंग यह प्रदर्शित करता है कि सभी शाकाहारियों का भ्रूणीय विकास समान होता है? यह है अपेंडिक्स। पेट के अंदर छोटी आंतों के पास अपेंडिक्स होता है। इससे पता चलता है कि ये मानव का एक अवशेषी अंग है और इससे पता चलता है कि मानव पहले एक शाकाहारी था। सभी कशेरुकियों के भ्रूणीय विकास की दो समानताएं लिखिए। तो जितने भी कशेरुकी प्राणी होते हैं उनमें रज्जु की उपस्थिति यानी पीछे पीठ होता है, रीढ़ की हड्डी, और गिल की उपस्थिति, ठीक है, ये दो याद रखना है। किसी जीव में जीनों का क्या कार्य है? जीन आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। एक जीन एक लक्षण को निर्धारित करते हैं। किसे क्रॉस वंशानुगति किसे कहते हैं? क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं? अप्रभावी लिंग सहलगन लक्षण का पिता से पुत्री और उसके बाद पुत्री से उसकी संतति में पहुंचना क्रिस क्रॉस वंशानुगति कहलाता है। डीएनए के दो काम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए के द्विगुणन के फलस्वरूप लक्षणों की वंशानुगति होती है और डीएनए आरएनए का संश्लेषण करके जैविक प्रक्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखना कि डीएनए में द्विगुणन के फलस्वरूप लक्षणों की वंशानुगति होती है और डीएनए आरएनए का संश्लेषण करके जैविक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। ठीक है, अभी नीचे एक चित्र मिलेगा आपको। निम्नलिखित दिए गए चित्रों के समुच्चयों से एक युग्म समजात तथा एक युग्म समवर्ती अंगों को बनाइए तथा अपने उत्तर की पुष्टि के लिए प्रत्येक के लिए एक कारण लिखिए। ये मनुष्य का अग्रपाद है, ये पक्षी का अग्रपाद है, तो ये दोनों देखने में संरचना समान है, इन्हें समजात अंग कहते हैं। ठीक है, होमोलोगस ऑर्गन। और इसका अगर इससे तुलना करें तो इनकी संरचना अलग है, कार्य समान है, तो इनको कहा जाएगा समरूप अंग, ऑटोनोमस। ठीक है, पक्षी का पंख तथा चमगादड़ का पंख समवर्ती यानी समरूप अंग है। कारण है कि इनकी भिन्न आधारिक संरचना यानी संरचना अलग है, परंतु देखने में वे एक जैसे हैं, यानी काम एक जैसा करते हैं, संरचना अलग है। मानव का अग्रपाद और पक्षी के पंख, इन्हें समजात अंग कहते हैं। कारण इनकी समान आधारी रचना होती है, यानी संरचना समान है, परंतु कार्य भिन्न भिन्न करते हैं। यहाँ पे था कि इनकी संरचना अलग अलग होती है लेकिन काम एक जैसा करते हैं। ठीक है, जीन एवं प्रोटीन में क्या संबंध है, स्पष्ट कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। जीन गुणसूत्रों के क्रोमोसोम्स पर एकल रूप में या समूह में उपस्थित होते हैं। जीन डीएनए अणु होते हैं। आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीन की क्रियात्मक इकाई सिस्ट्रोन, उत्परिवर्तित की इकाई म्यूटोन या पुनर्संयोजन की इकाई रेयोन मानते हैं। जीन प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करके लक्षणों का निर्धारण करते हैं। बीडल एवं टेटम के अनुसार एक जीन एक प्रोटीन का संश्लेषण करके एक लक्षण का निर्धारण करता है।
ये आपको याद करना था। एक अध्ययन से पता चला है कि हल्के रंग की आंखों वाले बच्चों के जनक यानी माता पिता की आंखें भी हल्के रंग की होती हैं। इसके आधार पर क्या हम ये कह सकते हैं कि आंखों के हल्के रंग का लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी? अपने उत्तर की व्याख्या कीजिए। उपरोक्त अध्ययन के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि नेत्रों का हल्का रंग प्रभावी है या अप्रभावी लक्षण है। हो सकता है कि माता पिता दोनों के नेत्रों का हल्का रंग अप्रभावी जीव युग्म के कारण हो, यानी दोनों ही अप्रभावी हों तो पीढ़ियाँ भी अप्रभावी होंगी। माता पिता के शुद्ध अप्रभावी जीन युग्म के कारण संतति के नेत्र हल्के रंग के ही होंगे। प्रभावी या अप्रभावी लक्षण का ज्ञान तो एक लक्षण के लिए विकल्पी युग्मी लक्षण से ही हो सकता है। यदि माता पिता के नेत्रों का रंग गहरा अथवा हल्का होता और नेत्र के रंग का जो लक्षण उनकी संतति में प्रदर्शित होता तो वह प्रभावी लक्षण होता। यानी माता पिता में अगर दोनों की आंखों का रंग अलग होता और संतति का माता या पिता जिनमें से कोई एक का ही लक्षण जाता तो वही प्रभावी होता, जो नहीं जा पाता वो अप्रभावी कहलाता है। ठीक है। समझात अंग क्या है? उदाहरण सहित समझाइए और ये कैसे जीव विकास के प्रमाण उपलब्ध कराते हैं। समझात अंग वे अंग हैं जिनकी आधारभूत संरचना समान होती है तथा उत्पत्ति स्थान भी समान होता है, परंतु उनके आकार में असमानता होती है क्योंकि विभिन्न जीवों में वे अंग भिन्न भिन्न कार्य करते हैं। ये चित्र से दिख रहा है। उदाहरण के लिए मेंढक, पक्षी तथा मानव के अग्रपाद, इन सभी कशेरुकी के अग्रपादों की समानता ये प्रदर्शित करती है कि ये सभी एक ही पूर्वज से विकसित हुए हैं। समरूप अंग क्या है? अपने उत्तर की पुष्टि उदाहरण सहित कीजिए। समरूप अंग वे अंग हैं जो रचनात्मक तथा विकासात्मक रूप में एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु उनका कार्य समान होता है और उनका आकार देखने में समान प्रतीत होता है। ये पक्षियों का पंख है, ये कीट के पंख है। उदाहरण के लिए पक्षियों के पंख तथा कीट के पंख समान कार्य करते हैं, परंतु उनके आधारभूत संरचना अलग अलग है, इसीलिए इन्हें समवर्ती यानी समरूप अंग कहते हैं। अवशेषी अंग क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। ऐसे अंग जो प्राचीन स्पीशीज में कार्यशील थे लेकिन मनुष्य या वर्तमान स्पीशीज में वे कार्यहीन हो जाते हैं, उन्हें अवशेषी अंग कहते हैं, जैसे कृमि रूपी परिशेषिका तथा आंखों में निमेशक झिल्ली। ये आप चित्र भी यहाँ से देख सकते हैं। ये कृमि रूप परिशेषिका हमारे बड़ी आंत के पास है और निमेशक झिल्ली हमारी आंखों के पास है। ठीक है। समयुग्मजी तथा विषमयुग्मजी में कोई दो अंतर लिखिए। जब युग्मनज में एक लक्षण के दोनों जीन एक जैसे होते हैं तो उन्हें समयुग्मजी कहते हैं, और जब युग्मक में किसी एक लक्षण के दोनों जीन प्रभावी तथा सुप्त दोनों होते हैं तो इसे विषम युग्मी संयोजन कहते हैं। यह लक्षण शुद्ध होता है, यह लक्षण संकरण होता है। एक उदाहरण के साथ समझाइए कि किस तरह जीन विशिष्ट लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। जीन गुणसूत्र पर डीएनए का अंश होते हैं जो जीव की विशिष्ट लक्षण को निर्धारित करने वाले प्रोटीन के निर्माण के लिए कोड बनाता है। यानी मान लीजिए कि एक पादप संतति में ऊंचाई नामक विशिष्ट लक्षण के जीन हैं। अब ऊंचाई के जीन काफ़ी अधिक पादप वृद्धि हार्मोनों को बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को निर्देशित देगा और अत्यधिक पादप वृद्धि हार्मोनों के बनने के कारण पौधा काफ़ी अधिक लंबा होगा, यानी अधिक बढ़ेगा और इस कारण ऊंचा हो जाएगा। दूसरी ओर यदि पौधों में बौनेपन के जीन सेट होंगे तो पादप वृद्धि हार्मोन कम उत्पन्न करेंगे, इसके कारण पौधा कम बढ़ेगा और छोटा रह जाएगा और इस कारण पौधा बोना हो जाएगा। इससे पता चलता है कि जो जीन होते हैं वही लक्षणों को नियंत्रित करते हैं। निम्नलिखित की परिभाषा दीजिए। आनुवांशिकता एवं विविधता। फिर आनुवांशिकता एवं विविधता संबंधी विज्ञान का नाम लिखिए। आनुवांशिकता को नियंत्रित करने वाले सिद्धांतों को जानने के लिए मेंडल के योगदान के विषय में भी लिखिए। आनुवांशिकता जनक से संतति में माता पिता से उसकी संतति में विशेषताओं के संचारण को
यानी गुणों के संचारण को आनुवांशिकता कहते हैं। और विविधता संतति के जनों के बीच अंतर की उपस्थिति को विविधता कहते हैं। आनुवांशिकता तथा विविधता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहते हैं। मेंडल ने मटर के पौधों के प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि जीवों के लक्षण कुछ इकाइयों द्वारा नियंत्रित होते हैं। इन इकाइयों को मेंडल ने कारक कहा, जिन्हें आज हम जीन कहते हैं। ठीक है, याद रहे, जिन्हें हम जीन बुलाते हैं, मेंडल ने उन्हें कारक फैक्टर कहा था। ठीक है। मेंडल कौन थे और मेंडल के कार्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। मेंडल ऑस्ट्रिया के निवासी थे, वह एक चर्च के पादरी भी थे। मेंडल के कार्य। मेंडल ने मटर के पौधों पर अपने प्रयोग किए। उन्होंने पौधों की ऊंचाई, बीज का प्रकार और बीज का रंग, फूल का रंग, फली का प्रकार, फली का रंग और पुष्प का स्थान, इन 7 लक्षणों का अध्ययन किया और मेंडल ने बताया कि पौधों में कारक आनुवांशिक लक्षणों का नियंत्रण करते हैं। इन्हें बाद में जीन कहा गया। यानी माता पिता के जो लक्षण होते हैं वो एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में जाते हैं, उन्हें कारक ले जाते हैं यानी जीन ले जाते हैं। और माता पिता दोनों से समान जीन जो होते हैं उसकी संतति को मिलते हैं। उसमें जो प्रभावी होता है वही लक्षण अगली पीढ़ी में दिखता है, और अप्रभावी लक्षण अगली पीढ़ी में नहीं दिखता है, वो अपना प्रभाव दूसरी पीढ़ी में जाके दिखाता है। ये सब बताया था मेंडल ने। मनुष्य में कितने एक्स गुणसूत्र होते हैं, नर में और मादा में। किसी बच्चे के लिंग निर्धारण में लिंगी सूत्र गुणसूत्रों की महत्व को भी लिखिए। नर में एक्स गुणसूत्र होता है और मादा में एक्स के 2 गुणसूत्र होते हैं। तो नर में यानी एक ही एक्स होता है, मादा में 2 एक्स होते हैं। मादा में केवल एक ही प्रकार के जनन कोशिका यानी अंडाणु बनते हैं, जिनमें केवल एक्स गुणसूत्र होता है, और नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक प्रकार के शुक्राणु में एक्स गुणसूत्र होता है, जबकि दूसरे प्रकार के शुक्राणु में वाई गुणसूत्र होता है। यदि एक्स गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा अंडाणु से निषेचित करता है तो XX मिलने पे लड़की होती है, मादा बच्ची होती है। और यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु मादा अंडाणु से निषेचित करता है तो नर यानी XY होने पे नर यानी लड़का होता है। मानव के लिंग निर्धारण की अभिक्रिया को समझाइए। लिंग निर्धारण मानव नर में एक विशिष्ट वाई गुणसूत्र तथा दूसरा एक्स गुणसूत्र एवं मादा में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। मादा के सभी युग्मकों में समरूप गुणसूत्र होते हैं, जबकि नर युग्मों में आधे गुणसूत्र शुक्राणु एक्स गुणसूत्र वाले और आधे वाई गुणसूत्र वाले होते हैं। सभी मादा युग्मकों में एक ही गुणसूत्र एक्स पाया जाता है। जब एक्स गुणसूत्र वहन करने वाला शुक्राणु एक अंडे के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XX मादा में परिवर्तित हो जाता है, और यदि वाई गुणसूत्र वहन करके वह शुक्राणु अंड के साथ निषेचित होता है तो युग्मनज XY नर के रूप में परिवर्तित होता है। तो जो XX है वो लड़की को निर्धारण करता है और XY लड़के का। ठीक है। DNA में विद्यमान न्यूक्लाइड की समानता की तुलना करने पर विभिन्न प्रकार के जीवों में विकासीय संबंध स्थापित किया जा सकता है। निम्नलिखित को उनके अनुसार विकासीय संबंधों के आधार पर क्रम में लिखिए। इसमें आप अपने वर्गीकरण के ज्ञान का भी प्रयोग कर सकते हैं। और दूसरा है कि निम्न में से आप किसका DNA मानव के समरूप समझते हैं। तिलचट्टा, आम का पेड़, गोरिल्ला और मछली में। तो पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा गोरिल्ला, मछली, तिलचट्टा, आम का पेड़, और दूसरे का हो जाएगा गोरिल्ला का DNA मानव के DNA के समरूप है। वंशानुगति के नियमों को परिभाषित करने में मेंडल को मिली सफलता के पीछे क्या क्या कारण थे। वंशानुगति के नियमों को परिभाषित करने में मेंडल को मिली सफलता के लिए उत्तरदायी कारण अग्रलिखित थे। उसने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधे को चुना जो सर्वश्रेष्ठ सामग्री थी, और उसने मटर में उपस्थित अनेक लक्षणों में से कुछ ही लक्षणों एवं उसके विकल्पों को चुना। और इसके अलावा मटर का जीवन काल छोटा होता है और मटर में भी प्रयासी लक्षण होते हैं, और मटर का पौधा बहुत जल्दी से विकसित करता है और सभी प्रभावी लक्षणों को तुरंत दिखाता है। इसलिए मटर के पौधे का प्रयोग करने से उन्हें जल्दी वंशानुगति के नियमों का पता चला। हम किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं कि कोई जीवाश्म कितना पुराना है या कितनी आयु का है। किसी जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है, तुलनात्मक विधि, आनुपातिक विधि। जब किसी जीवाश्म को भूमि से खोदकर निकाला जाता है तो जो जीवाश्म अधिक गहराई पर उपलब्ध होता है वह अधिक पुराना है, तो ये वाला तरीका चलता है। नहीं तो अनुपातिक विधि। इस विधि में रेडियोधर्मी समस्थानिकों की विभिन्न मात्रा का अनुपात ज्ञात किया जाता है। जैसे कार्बन 14 की मात्रा का पता लगाकर हम जीवाश्म की आयु का पता लगाते हैं। तो कार्बन समस्थानिक की सहायता से
हम उम्र का पता लगाते हैं। इसे फॉसिल डेटिंग कहते हैं। ठीक है, एक पर्सन है इम्पोर्टेंट यहाँ पे। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं, यह जैव विकास में क्यों सहायक है। जीवों में अचानक उत्पन्न होने वाले लक्षणों को उत्परिवर्तन म्यूटेशन कहते हैं। उत्परिवर्तन आनुवांशिक होते हैं तथा इसके द्वारा नई नई जातियाँ बनती हैं। ड्यूगो डी ब्रिज के अनुसार उत्परिवर्तन जैव विकास का मूल आधार है जो समय समय पर जीवों में अचानक स्पष्ट होकर सामने आ जाता है। ड्यूगो डी ब्रिज के उत्परिवर्तनवाद के अनुसार नई जातियों की उत्पत्ति छोटी छोटी क्रमिक भिन्नताओं के कारण नहीं होती बल्कि उत्परिवर्तन के फलस्वरूप नई जातियों की उत्पत्ति होती है। जैव विकास का मूल आधार विभिन्नताएं होती हैं। विभिन्नताएं वायुमंडल के प्रभाव से या जीन ढांचों में परिवर्तनों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। ड्यूगो डी ब्रिज ने वंशानुगत विभिन्नताओं की उत्पत्ति का मूल कारण उत्परिवर्तन को बताया, अतः उत्परिवर्तन जैव विकास में सहायक होते हैं। एक पर्सन इंपॉर्टेंट है यहाँ पे कि प्रभावी जीन और अप्रभावी जीनों का क्या अर्थ है, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। किसी जीन की एक विशिष्टता को नियंत्रित करने के लिए जीनों की दो किस्में हो सकती हैं, प्रभावी अथवा अप्रभावी जीन। जो किसी वैकल्पिक जीन की उपस्थिति में भी किसी जीन के रूप रंग को सुनिश्चित करता है, प्रभावी जीन कहलाता है। वह जोड़ों के दूसरे गुणसूत्र पर उसी विशेषता के लिए अप्रभावी जीन पर प्रभाव जमा लेता है। जीन जो केवल किसी दूसरे समान जीन की उपस्थिति में किसी जीव के रूप रंग को सुनिश्चित कर सकता है, अप्रभावी जीन कहलाता है। एक अकेला अप्रभावी जीन किसी जीव के रूप रंग को सुनिश्चित नहीं कर सकता, प्रभावी जीन के बड़े अक्षर द्वारा निरूपित किया जाता है। अप्रभावी अनुरूप प्रभावी जीन को छोटे अक्षर से निरूपित किया जाता है। उदाहरण के लिए मटर के पौधों में ऊंचाई के लिए प्रभावी जीन बड़ा टी से और बोने के लिए छोटे टी से दिखाया जाता है। ठीक है, एक पर्सन ये इम्पोर्टेंट है कि मनुष्य का हाथ, बिल्ली के पंजे और घोड़ों के अग्रपाद आदि अस्थियों की समान संरचना दिखाते हैं तथा समान उत्पत्ति को दर्शाते हैं। क्या आप इससे आप क्या निष्कर्ष निकाल सकते हो और ऐसी संरचनाओं को किस तथ्य से जाना जाता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि सभी जीवों के पूर्वज समान हैं। और दूसरे का उत्तर है कि ऐसी संरचनाओं को समजातीय अंग कहते हैं। ठीक है।